हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी 8 मार्च 2025 का संपूर्ण पेपर बताने वाले हैं। कल आप सभी का 8 मार्च को जियोग्राफी का पेपर है और कल के पेपर यानी भूगोल पेपर के लिए जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं उन सभी का यहाँ पर आपको हल बताने वाले हैं, यानी संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि कल आपका जियोग्राफी का पेपर है और जियोग्राफी में आने वाले हुबहू प्रश्न आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में जो वैकल्पिक प्रश्न है, जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, जो अति लघुत्रात्मक वाले प्रश्न हैं, वो आप सभी को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, एक आपको यहाँ पर इंडिया और एक आपको राजस्थान जो है मैप भी आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पेपर है आप सभी के लिए। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को सबसे पहले आपको लाइक करना है। यहाँ पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए वैकल्पिक प्रश्न लेकर आए हैं, जहाँ से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर प्रश्न आपको कल के पेपर में हुबहू मिलने वाले हैं। देखिए, पृथ्वी के किस भाग का वर्णन किया जाता है? तो देखिए, पृथ्वी के आंख का वर्णन किया जाता है, ग्रीवा का वर्णन किया जाता है, मुख का वर्णन किया जाता है या फिर रूप का वर्णन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूप का। देखो, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हुबहू कल के पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव में, रिक्त स्थान में और आपको अति लघुत्रात्मक में मिलने वाले हैं। ये तीनों के तीनों जो यहाँ पर प्रश्न आपको मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे प्रश्न लेकर आ चुका हूँ आप सभी के सामने। ये प्रश्न आपको यहाँ पर ही फाइनल आपको याद करना है। ठीक है, अब इनको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आपके पास समय कम है। अब आपको इस पूरी की पूरी क्लास को अच्छे से देखना है और जो प्रश्न आपको याद नहीं रहे, प्रश्न का उत्तर प्रश्न आपको याद नहीं रहे तो आपको साइड में एक नोट भी कर लेना है। देखिए, ऐतिहासिक भूगोल किस मानव भूगोल की क्षेत्र का क्या है? उपक्षेत्र है। कौन सा ऐतिहासिक जो भूगोल है वो किस मानव भूगोल का उपक्षेत्र है? काफी महत्वपूर्ण है। तो ये एक सामाजिक भूगोल का क्या है? उपक्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। रासायनिक भूगोल का नहीं है, जनसंख्या भूगोल का नहीं है, आर्थिक भूगोल का नहीं है, जबकि जो ऐतिहासिक जो भूगोल है वो सामाजिक भूगोल का क्या है? उपक्षेत्र है। 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय नहीं हुआ था? 1970 के दशक की हो रही है तो देखिए, मानवतावादी। तो मानवतावादी का हो चुका था। आमूलवादी, व्यवहारवाद पहले से ही आ रही विचारधारा है, लेकिन आधुनिकवाद का 1977 में उससे कोई संबंध नहीं है और इस विचारधारा का कोई उदय नहीं हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, शहरों में चौराहे पर यातायात नियंत्रक बत्तियां कौन सी विचारधारा से संबंधित है? ठीक है, आप सभी को पता है यहाँ पर शहरों में चौराहे पर क्या होती हैं? यातायात नियंत्रक बत्तियां होती है। तो वो कौन सी जो है यहाँ पर विचारधारा से जो है यहाँ पर संबंधित है? तो वो नवनिश्चयवाद विचारधारा है, उससे संबंधित है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये विचारधारा नवनिश्चयवाद की। अब आपको इस क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना देने वाले जो यहाँ पर भूगोलवेता थे वो कौन थे, जिनका क्या नाम था, ये आपको यहाँ पर कमेंट करके अभी या इस क्लास के बाद आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न है, प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक कौन सा कारक? अपकर्ष कारक। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे ही पेपर में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। अपकर्ष जो कारक है वो कौन सा है? तो काम के बेहतर अवसर, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, रहन सहन की अच्छी दशा है। ये तीनों ही जो यहाँ पर क्या है? प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक है। क्योंकि प्रवास किसके लिए किया जाता है? काम के बेहतर अवसर के लिए भी किया जाता है, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है और रहन सहन की अच्छी जो कंडीशन है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो उपरोक्त सभी ये किसके है? अपकर्ष कारक है। किसके कारक है? प्रवास के कारक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। ठीक है, आर्थिक कारक कौन सा है जो कि जनसंख्या वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो देखिए, खनिज, तो खनिज भी एक आर्थिक कारक से संबंधित है, औद्योगिकरण भी कारक संबंधित है, नगरीकरण भी यहाँ पर इसी आर्थिक कारक से संबंधित है। यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तीनों ही कारक जो है यहाँ पर कौन से कारक हो जाएंगे? आर्थिक कारक है। आपको ये प्रश्न अति लघुत्रात्मक में मिल सकता है, इसलिए आपको प्रश्नों को सटीक स्पष्ट रूप से याद करना है। आपको ऐसा नहीं है कि ऑप्शन याद करने, आपको डायरेक्ट ये प्रश्न अति लघुत्रात्मक में आपको याद करना है, क्योंकि आपको कल के पेपर में ये प्रश्न आपको 100% मिलने वाला है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये रामबाण पेपर है। आप सभी के लिए कल के पेपर के लिए जो भी आपको हुबहू जो एग्जाम के
पेपर में जो प्रश्न दिखने वाले हैं वो यहाँ से आपको 100% मिलने वाले हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। एशिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो है आपके विश्व की कितनी प्रतिशत जो है, तो 60% जो जनसंख्या है, ठीक है, 60% जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में क्या करती है? निवास करती है पूरे विश्व की। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। देखिए, जनसंख्या घनत्व, और आप सभी ने समझा होगा जनसंख्या घनत्व को, जो कि मैंने कई बार भूगोल की जितनी भी मेरी क्लासें हुई है उसमें भारत के जनसंख्या घनत्व में राजस्थान की जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने बात की है, लेकिन ये विश्व स्तर पर कर रहा है कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो ओशिनिया। ओशिनिया जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? महाद्वीप है, एशिया नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? देखिए, प्रतिकर्ष कारक नहीं है नहीं पूछा है, नहीं है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, चिकित्सा शैक्षणिक जो सुविधा है वो यहाँ पर नहीं है। ये कौन सा कारक है? ये कौन सा कारक है? तो ये है अपकर्ष कारक। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। जबकि जलाभाव, जल का अभाव, बेरोजगारी, महामारियां, ये सब कौन से कारक है? ये कारक है प्रतिकर्ष कारक है। कौन सा कारक है? प्रतिकर्ष कारक है। इनके कारण क्या होता है? प्रवास होता है। प्रवास की प्रतिकर्ष कारक है जलाभाव, बेरोजगारी, महामारी, ठीक है, गरीबी। ठीक है, जबकि यहाँ पर अपकर्ष में आ जाएगा ये चिकित्सा व शैक्षणिक सुविधाएं, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, जो कि प्रतिकर्ष नहीं है, क्या है? अपकर्ष है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण यहाँ से आपको प्रश्न कल के पेपर में आपको मिलने वाला है। निम्न में से किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कल के पेपर के लिए 100% आपका ये प्रश्न आ सकता है। तो जो भूटान देश है, कौन सा देश? भूटान। भूटान देश है वो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित करने वाला जो देश है वो कौन सा है? भूटान है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पूछा जा सकता है, आई, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO का पूरा नाम तो इंग्लिश में है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहे तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यहाँ पर आपको ये प्रश्न अति लघुतरात्मक में मिल सकता है, ये भी मैं आपको ध्यान से आपको नोट करना है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसने मानव विकास के किस उपागम का प्रतिपादन किया है? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसने किया है आधारभूत आवश्यकता का उपागम। किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध किस मानव विकास उपागम से रहा है? तो उसका जो संबंध है वो आय उपागम से रहा है। किससे रहा है? आय उपागम से रहा है। ये यहाँ पर ILO का है। ठीक है, ये ILO का मानव विकास उपागम है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आपको कल 8 मार्च 2025 भूगोल के पेपर में आपको वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? वाणिज्य डेयरी कृषि जो है वो यहाँ पर उसके सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी यूरोप। उत्तर पश्चिमी जो यूरोप है वो वाणिज्य डेयरी कृषि है उसका सबसे क्या है? बड़ा प्रदेश है। इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। सामूहिक कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? सामूहिक कृषि, देखिए सामूहिक कृषि है उसका जो यहाँ पर प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आप सभी के लिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको 100% आएंगे। ठीक है, सोवियत संघ से हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ से इसका यहाँ पर शुरुआत हुई थी। ट्यूलिप पुष्प की कृषि के लिए विख्यात जो देश है, कौन सी पुष्प? ट्यूलिप पुष्प जो है उसकी कृषि के लिए जो विख्यात देश है वो कौन सा है? तो वो है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड ऐसा देश है, ऐसा जहाँ पर ट्यूलिप जो है पुष्प के लिए विख्यात है। निम्न में से एकल कृषि नहीं है, तो देखिए रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, डेयरी कृषि, ये सब कैसी कृषि है? एकल कृषि है। कैसी कृषि है? एकल है। जबकि मिश्रित जो कृषि है वो यहाँ पर एकल जो है कृषि नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कुछ यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पेपर जो मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कल के पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार इस क्लास को क्या कर दीजिए,
लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो अब यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक जो क्रिया है उसमें संलग्न लोग कहलाते हैं। जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं उसमें जो लोग जो संलग्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं लाल कॉलर श्रमिक। क्या कहलाते हैं? लाल कॉलर श्रमिक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। श्रमिक क्या कहलाते हैं? लाल कॉलर श्रमिक। ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं, ठीक है, ब्राज़ील में, किस देश में? ब्राज़ील की बात हो रही है, उसमें जो कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिश्रित कृषि में, ठीक है, क्रियाएं शामिल है। मिश्रित कृषि में जो होता है वो यहाँ पर दो क्रियाएं शामिल है। एक तो फसल का क्या होता है? उत्पादन होता है। ध्यान रखना है, क्या होता है? फसल का उत्पादन होता है। एवं, ठीक है, यहाँ पर एवं आया। उसके बाद पशुपालन, क्या होता है? पशुपालन जो क्रिया है वो भी सम्मिलित है और ये जो कृषि होती है वो मिश्रित कृषि। नेक्स्ट और भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं कल के पेपर के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि कल के पेपर में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, जो भी आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आए, जो भी आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न आए, एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपकी नज़र और मेरी नज़र से बाहर हो। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं और ये पेपर के लिए क्या है? रामबाण है। तो देखिए, परिवहन दूरी को मापने का प्रकार है। परिवहन जो दूरी है उसको मापने का जो यहाँ पर प्रकार कौन सा प्रकार है, तो उसमें किलोमीटर दूरी है, ठीक है, लागत दूरी है, समय दूरी। तो तीनों ही दूरियों के कारण आप क्या कर सकते हैं? परिवहन दूरी को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। डब्बा वाला सेवा किस शहर की प्रमुख सेवा है? डब्बा वाला जो सेवा है वो कौन से शहर की प्रमुख सेवा है? तो वो मुंबई जो शहर है उसकी क्या है? प्रमुख सेवा है। ठीक है, डब्बा वाला सेवा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे प्रश्न आपको 100% रट लेने हैं। फाइनल आपको यहाँ पर इसी क्लास में रट कर जाना है, ताकि कल आपको रिवाइज नहीं करना पड़े। सीधा आप यहाँ पर प्रश्न आए आप उत्तर लिख सके। ठीक है, प्रत्येक सड़क जो दो नगरों को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सड़क आई है, ठीक है, ये सड़क आपके, मान लीजिए ये सड़क जो है वो सड़क है, किसकी सड़क है? ये किसी दूसरे गांव की है। ये सड़क है, ये दूसरे गांव की है। अब यहाँ पर ये जो होगी इस प्रकार से जोड़ने का कार्य नहीं करेगी। ठीक है, प्रत्येक सड़क जो दो नगरों को जोड़ती है, दो नगरों को जोड़ती है, यानी यहाँ पर तो नगर है, ठीक है, यहाँ पर नगर है, यहाँ पर नगर है, ठीक है, और ये दोनों जो सड़कों को जोड़ेगी, दो नगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है वो कहलाती है योजक। क्या कहलाती है? योजक कहलाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में से अधिक क्रमी तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत है? लगभग 75% से अधिक, 75% से अधिक। विश्वविद्यालय अध्यापन क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है, तो वो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। कौन से सेक्टर से संबंधित है? चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एफिल टावर के सामने कौन सी नदी आंतरिक जलमार्ग बनाती हैं? ठीक है, एफिल टावर के सामने, तो वो आपकी नदी हो जाएगी साइने नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। किस वर्ष सुएज नहर का निर्माण किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एक PYQ है, यानी पहले वाले बोर्ड एग्जाम में आने वाला है प्रश्न है। और यहाँ पर मैंने दो, आपका पता होगा कि 10th की बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुकी है और इंग्लिश के पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। तो इस यहाँ पर इस क्लास में मैंने काफ़ी सारे PYQ भी यहाँ पर ऐड किए हैं, ताकि आपका कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो आप जो है उनको यहाँ पर करने में सक्षम हो सके। ठीक है, इसलिए मैं आपको जितने भी PYQ हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी इसी क्लास में ऐड है। ठीक है, तो किस वर्ष सुएज नहर का यहाँ पर निर्माण करवाया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1869 में, ठीक है, यानी 1869 में यहाँ पर जो है सुएज नहर का निर्माण करवाया गया था। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग कौन से दो स्थानों को जोड़ती है? वो कौन से दो स्थान हैं जिनको जोड़ने का कार्य करती हैं? तो पेरिस और लंदन को जोड़ने वाला इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप है।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब शुरू किया गया? देखो भारत की बात नहीं हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर विश्व स्तर की बात हो रही है। तो विश्व में हुआ था वो 1825 में हुआ था। ठीक है, उससे एक प्रश्न एक और आता है कि यहाँ पर भारत में रेल की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत में रेल की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, ये आपको प्रश्न है आपके लिए। विश्व में प्रथम सार्वजनिक जो रेल मार्ग है किन दो स्थानों के बीच शुरू किया गया था विश्व में? ठीक है, तो विश्व में शुरू किया गया था स्टॉकन एंड डर्लीगटन जो है उसकी मध्य यहाँ पर दो स्थानों के बीच जो है सार्वजनिक रेल मार्ग जो है यहाँ पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? देखिए भारत में पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में जनगणना हुई थी, भारत की बात हो रही है। ठीक है, अब तक 2011 तक जनगणना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है? कौन सा राज्य है जिसका सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो प्रदेश है उसका जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको कल के 8 मार्च 2025 भूगोल के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास व उद्यमिता जो है नीति अपनाई थी? भारत सरकार ने। ठीक है, तो 2015 में कौशल विकास जो है उद्यमिता जो नीति है वो अपनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? कौन सा समूह है? भाषाई समूह है। तो भारतीय आर्य समूह एक क्या है? भाषाई समूह है जो यहाँ पर विशालतम है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में गांव कार्य करते हैं, संचार कार्य करते हैं, या फिर ये सभी कार्य करते हैं या नगर कार्य करते हैं? तो आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कौन कार्य करते हैं? नगर कार्य करते हैं। ठीक है, निम्न में से ग्रामीण बस्ती क्या है जो है किसका प्रकार है? ग्रामीण जो बस्ती है वो किसका प्रकार है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुच्छित का भी है, पल्लीकृत का भी है, अर्ध गुच्छित का भी है, यानी ये सभी जो है उपरोक्त सभी इसका जो है यहाँ पर सही आंसर है। 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा था? किस सन के अनुसार? 2011 के अनुसार। ठीक है, तो वो था 31.16। ठीक है, 31.16 था नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। ग्रामीण बस्तियां संबंधित होती है, किससे संबंधित होती हैं? तो ये होती हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती हैं। कौन सी बस्तियां? ग्रामीण बस्तियां। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं। ठीक है, वह भूमि जिस पर फसलें क्या की जाती हैं? उगाई भी जाती हैं और काटी भी जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं निवल बोया क्षेत्र। क्या बोलते हैं? निवल बोया क्षेत्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, PYQ है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के पेपर के लिए। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इनसे भी आपको आएगा। तो गेहूँ, चना वगैरह ये सब कौन सी फसलें होती है? रबी की फसलें होती है। निम्न में से खरीफ की फसल है तो खरीफ की कौन सी हो जाएगी? ठीक है, गेहूं जो है रबी की है, चना है वो रबी की है। ठीक है, चरचो है वो यहाँ पर रबी की है। तो चावल क्या हो जाएगी? ये एक कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसल हो जाएगी, वर्षा ऋतु में होने वाली यहाँ पर है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में सर्वप्रथम चाय की कृषि कौन से राज्य से प्रारंभ की गई? दोनों का आंसर क्या है? एक ही है, बिल्कुल ही आंसर क्या है? असम। क्या है? असम। असम भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। और भारत में सर्वप्रथम चाय की कृषि जो है वो कौन से राज्य से प्रारंभ होती है? तो वो होती है असम। और आपको पता होगा असम की चाय क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब बनाया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1977 में बनाया था प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल, ठीक है, अधिनियम। हरियाली कार्यक्रम का जो संबंध है वो है जल संसाधन से है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, पर्यावरण से संबंधित बताएंगे तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये जल संसाधन से संबंधित है हरियाली कार्यक्रम। नीरू मीरू कार्यक्रम कौन से राज्य में है? ये एक PYQ है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंध्र प्रदेश से संबंधित कार्यक्रम है। जल के संरक्षण और व्यवस्थित रूप से यहाँ पर इसका संग्रहण करना। ठीक है, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया है? अरवारी पानी संसद जो है वो अलवर जिले में चलाया जाने वाला कार्यक्रम है।
भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 2009 में भारतीय जो है राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो ये था आज के लिए आपका भूगोल का पेपर, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं और यहाँ से आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे, यहाँ से आपको अति लघुत्रात्मक वाले प्रश्न मिलेंगे। यानी इस पेपर से बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। तो आप इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस